बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानु कतुनको प्रोग्राम क्रॉस टॉक सरा जो मोहम्मद वसीम स्तासो पर खिदमत की हाजिर यम कतुनको कू कतलीशी काल चिकम दे नो यो फाइनेंशियल ईयर वर्तवई यानी माली काल ची वर्तवई नो दागेश मेरा खो ज़ाहिर खबर दा 1 जुलाई ना तर द 30 जून पूरी भी खो यो कैलेंडर ईयर दे यानी द कैलेंडर काल चिकम दे नो आगा दिसंबर म्याश्ता ज़ाहिर खबर दा तासो त पता दा 2024-25 चिकम हिसाबी गी नो आगा पतलो की दे ददे काल चिकम दे पदी की मुंगा स ज़ाहिर खबर दा स लास्तरावड़नी ची वर्तवई या जमुंगा स अचीवमेंट्स थी स कामयाबी दा उदगा कामयाबी चिकम दे नो दा गेच कीगी द जब सर दागे ताल्लुक ते चली यानी प जब किस्ता सर सोना पैसे दी या प खजाना किस्ता सर सुमरा पैसे दी हम पदग हवाला बांधी नन मुंगा रागुख्ते दे बल्कि प्रोग्राम वर्सर को मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से बरासर मौजूद दे दहागी नबजान पो यो खास कर दे नफसी हवाले सरा पतेर म्याश की यो मीटिंग शवे दे गैर मामूली मीटिंग दे सब वर्किंग ग्रुप्स पर की जोड़ शवी दी कोशिश बकऊ च पदग टूल सीजन बांधी जान पोह को मुजम्मिल असलम साहब पहले तो क्रॉस टॉक में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मुजम्मिल असलम साहब, पहला सवाल जो कि मेरे सूबे के हर एक के जहन में होगा, सूबा इस वक्त माली तौर पर हम क्या कह सकते हैं, मुस्तहकम है? ये भी जहन में हम रख लें कि जब पहले यानी इसी मौजूदा हुकूमत जब बनी तो तकरीबन कोई 65 बिलियन रुपीस का बताया जा रहा था कि इतने हैं हमारे पास, अब सिचुएशन क्या है? देखिए, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हुकूमत बनी उसमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी, नंबर एक। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है उस वक्त हमारे पास बमुश्किल 15-18 दिन की तनख्वाह के बराबर पैसे थे जी। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 4 माह से ज़्यादा की तनख्वाह के पैसे हैं। तो उससे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल मसल जो है सूबे का नज़र आ गया हो। अब कहने का मतलब ये कि अब मैं, अगर आप मुझे ये कहें कि इससे मुस्तहकम हो गया सूबा, तो मैं थोड़ा सा जो है इसमें एहतियात बरतूंगा। सही। क्योंकि देखिए, जब पाकिस्तान 2002 में जब जो है उसने रिकवरी होना शुरू कर दी थी और 2002 से 2008 तक हम ये कहते थे कि पाकिस्तान के माली हालात बहुत अच्छे हो गए। जैसे ही 2008 आया, तेल की कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ी, तो जो 6 साल में पाकिस्तान ने जो अपने आप को माली तौर पे मुस्तहकम किया था, वो जो है 6 हफ्तों में पैसे उड़ गए थे। ठीक है, तो मुल्कों के लिए किसी भी वक्त या किसी हुकूमत के लिए इस तरह के दावे करना कि जी हमारी सूरत हाल बहुत मुस्तहकम हो गई है, वो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट अ राइट थिंग टू से। एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी पिछले दिनों जो इंडिया ने जब हमला किया था, अगर खुदा ना खास्ता वो जंग लंबी हो जाती, तवील हो जाती, तो मामला चेंज हो जाते बिल्कुल। और जो है जो वफाक से हमें किस्त आती है, वो किस्तों में कटौती हो सकती थी। हो सकता है कि जो सूबों के पास जो इजाफी पैसे पड़े हुए हैं उसमें वफाक को देने पड़ जाते। तो यू नेवर नो, फिर इसी तरह उसके 1-2 महीने बाद आपको याद है कि फ्लड आए, नुकसान तो हमारा भी बहुत हुआ। इस दफ़ा आपने फ्लड रिस्पॉन्स भी देखा कि हमने जो है चंद हफ्तों में, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ कि हम डोनर के पास गए और डेवलपमेंट पार्टनर वफाक या हमने जो है अपनी हिसाब से सारा कुछ किया, लेकिन अगर वो वसी हो सकता था। और आज खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी में, अगर पाकिस्तान पूरे में देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा, हालांकि सबसे ज़्यादा दरख्त और जंगलात भी यहाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम उसमें वो हैं। तो ये कहना कि जी वी आर फाइन फ्रॉम नाउ, मैं उससे हेजिटेट करूंगा। मैं ये कहूँगा कि वी आर बेटर ऑफ कंपेयर टू 2 years ago। सही। और मच बेटर ऑफ। अगर मैं ये अदाद शुमार को देख लूँ तो जो करंट फाइनेंशियल ईयर है जो कि आधा तकरीबन गुजरा है, 130 अरब रुपए के लगभग आप लोगों ने रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है। क्या ये मतलब सो फार रियलिस्टिक है और हम कह सकते हैं बाकी 6 महीने में हम ये दिखा सकेंगे? और दूसरा ये मतलब जब आप कह रहे हैं कि लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं लगाया है, तो ये रेवेन्यू फिर किस तरह हम जनरेट कर रहे हैं? अब इस कमरे में हम 4 लोग हैं और टैक्स मैंने लगाया हुआ है 6%। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने पे, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड पे, अब 4 में से 1 रेस्टोरेंट दे रहा है, 3 नहीं दे रहे, तो अब बाकी 3 से मैं वसूल कर रहा हूँ, नया टैक्स तो नहीं लगाया ना। ठीक
ठीक। तो ये यानी टैक्स नेट बढ़ाया। एग्जैक्टली नंबर 1। और जब से हम आए हमने टैक्सेस की शरह को कम किया। प्रॉपर्टी टैक्स कम आधा हो गया। किया। जी जी। ये क्रेडिट कार्ड, ये जो टैक्सेस थे ये 13% थे, इसको हम 6% पे लेकर आ गए, इसमें कमी की। फिर ये जो रेंटल टैक्सेस थे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में थे उसको हमने कमी की। हाँ, हमने रॉयल्टीज में इजाफा किया, क्योंकि रॉयल्टीज जब आज से 10 साल 20 साल पहले जो उस वक्त कमोडिटी का रेट था उसके हिसाब से रॉयल्टी थी, तो हमने उसको तब्दील नहीं किया था। तो जैसे कोल की रॉयल्टी चेंज की हमने, मार्बल की रॉयल्टी को चेंज किया हमने, टोबैको सेस को चेंज किया। जी जी। ठीक है ना, ताकि हमारी आमदनी में इजाफा हो। तो हमने अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू पे काम किया। अच्छा जी। ठीक है, तो ये हमने चंद चीज़ें की, इंटरवेंशन की। और आप तो खुद मीडिया से हैं। जी जी। आप जो है जब बजट आता है तो कितना शोर होता है, कितना वो होता है। तो ये वाला बजट खुसूसी तौर पे किसी एक तंजीम ने या किसी एक एसोसिएशन ने ये नहीं बोला या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जैसे वफाक में आप देख रहे हैं कि हर रोज़ हो रही है, पंजाब में हो रही है, ट्रांसपोर्टर निकले हुए हैं, ना यहाँ पे कोई किसान निकला बाहर, ना कोई और निकला, क्योंकि हमने सबको फैसिलिटेट किया, अकोमोडेट किया। उस अकोमोडेट करने के अंदर हमने अपने रेवेन्यू का रास्ता बनाया, हमने अपनी टैक्स कंप्लाइंस मॉनिटरिंग उसको बेहतर किया, उस पर भी लोगों को एतराज़ नहीं। अच्छा, मतलब रेगुलेट किया है आप लोगों ने? अच्छे तरीके से रेगुलेट किया, एक कल्चर हमने क्रिएट किया कि लोगों को हरेसमेंट ना हो। अभी जब हम कैमरा सेट कर रहे थे तो मुझे जो है एक होटल एसोसिएशन के बंदे का मैसेज आया कि जो आपने पिछली दफ़ा मीटिंग में तय किया था तो वो हो गया, शुक्रिया, लेकिन अभी भी एक चीज़ बाकी है, तो आप प्लीज़ उसका बोल दें। तो हम एक्सेसिबल हैं, अकोमोडेट करते हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं ये बंदा हमें मिसयूज़ कर रहा है या प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे हमारी टॉलरेंस नहीं है। एक बात जो साबिक वज़ीर आला अली अमीन खान जब कहते थे तो वो तकरीबन कोई 58 अरब रुपए से शुरू हो के हमें तो यही समझ आती थी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त सरप्लस है। वो फिर जब जा रहे थे तो तकरीबन 190 अरब रुपए लास्ट टाइम मैंने उनसे सुना था कि हमारे पास अभी पड़े हैं। तो मतलब लोगों के जहन में ये आता है कि जनरेशन हमने कहाँ पे की है, किस तरह हमारे पास ये पैसे आए, ये भी उसी मैनेजमेंट के उससे आए हैं। तो फिर ये मैनेजमेंट मरकजी हुकूमत क्यों नहीं, वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर रही? देखें, डाका तो हमारा नहीं है, ये तो इतना तो आपको भी पता होगा ना। ठीक है ना, डाका तो हमारा नहीं है। तो 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि अपने रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, जो मैंने आपको जवाब दिया कि हमने अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कैसे करना है, जो हमने टैक्स लगा दिए वो कोशिश करके हर एक से लेना है। ठीक है ना। एक है एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन, यानी कि अपने अखराजात को जो है वो या तो रैशनलाइज करना है या उसको बढ़ने नहीं देना। ठीक है ना जी। और तीसरी चीज़ थी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो आपके वसाइल हैं उसको मोबिलाइज करना, ताकि उससे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े और उससे आपके पास टैक्सेस आए। ठीक है ना। ये हमने 3 अलग अलग हिस्सों में काम किया। और चौथा जो है रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जो हमारे वफाक से वाजिबात बनते हैं, जो वफाक से हमने पैसे लेने थे, उस पर भी हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। तो हमने वफाक से जो माजी के सालों में, पिछले साल हमने अच्छे खासे पैसे वसूल किए। ठीक है ना। एग्जाम्पल दे देता हूँ कि नेट हाइडल प्रॉफिट केयर टेकर हुकूमत के साल में हमें 5 अरब रुपए, वो फिगर मैंने पढ़ा है, बल्कि ये हमने 36 अरब, मरकजी हुकूमत जब पीटीआई की थी उससे भी ज्यादा हमने लिया है एनएचपी में। 36 अरब रुपए पिछले साल लिए। तो 5 अरब से सीधा 36 अरब पे आप आ गए। तो एक जंप है बहुत बड़ी। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह हमारे ऑयल एंड गैस के वाजिबात थे 14-15 अरब रुपए के। जी। हम सोए हुए थे उसमें भी। वो हमने जो है उनसे वसूल किए। हर महीने 1-1.5 अरब की किस्त बना। तो ये इट एड्स अ लॉट। ये मुजम्मिल साहब, ये आम आदमी जो है वो ये कंसिडर करता है कि जो सरप्लस हमने रखे हैं वो इस वजह से हैं कि अली अमीन खान के दौरी हुकूमत में या ये जो 2 साल गुजरे हैं उसमें हमने लगाए नहीं है, कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, कोई डेवलपमेंटल बड़ा मंसूबा हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो हमने बचत किया है बस बचत ही किया है, खर्च हमने किया नहीं है। नहीं, अब बात ये है ना कि लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता, आपके कहने से भी कुछ नहीं होता। जो किताब और डेटा कहता है ना, जी, वो सब कुछ होता है। किसी की तनख्वाह नहीं काटी,
अली अमीन की हुकूमत आई तो पहले साल में 25% तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में 17.5% इजाफा किया जी। तो ज़्यादा खर्चा कर दिया ना तनख्वाह पहले से, ठीक है ना। ये जो साल है दूसरा साल है, इसमें 10% तनख्वाह में इजाफा किया और 7% पेंशन में इजाफा किया। तो 2 सालों में तो सिर्फ 35% तनख्वाह में इजाफा किया। आप कह रहे लगाए नहीं। फिर आप आ जाए तरक्याती अखराजात पे। पिछले साल 120 अरब रुपए की एडीपी रखी थी, इख्तिताम किया 155 अरब पे। केयर टेकर ने 70 अरब रुपए खर्च किए थे अपने साल में। जी जी। ये साल इस साल बजट में हमने 195 अरब रखे हैं और इंशाल्लाह ताला इसमें 250 अरब रुपए पे हम क्लोज करेंगे। अच्छा जी। ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि मैं एक रात में जो है पूरे सूबे को जो है यूरोप बना दूं तो वो जाहिर है तो ओवरनाइट ये नहीं हो मैंने तो सकता, अपनी फाइनेंशियल मैटर्स। कोई भी एक शुबा सेहत कार्ड बंद था, आए थे बंद था, बिल्कुल बिल्कुल वो याद है। सेहत कार्ड खोल दिया, 2-2 अरब रुपए रिलीज हुआ करती है ना। थी उसको। 50 अरब रुपए जब से हुकूमत आई है 50 अरब रुपए सेहत कार्ड में खर्च कर चुकी है। तो वो जो कह रहे हैं लगाए नहीं, मुझे ये बता दें कि किस शोबे में पहले से कम खर्च किए। हाँ, कहाँ कम खर्च किए? अभी भी काबीना के अरकान को गाड़ी लेने की इजाज़त नहीं है। तमाम असम्बली के मेंबरान पूरे पाकिस्तान की सूबाई असम्बली और वफाकी असम्बली और सेनेट ने अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, 5 से 10-11 लाख कर दी। हमारी अभी तक 2,20,000 तनख्वाह हमने नहीं बढ़ाई। वो मुजम्मिल साहब, वो जब हम बात करते हैं तो वो तो पुराने वाले मंसूबों को हमने रिज्यूम किया है, मतलब सेहत कार्ड हो गया। वो लोग पूछ रहे हैं कि कोई बड़ा मंसूबा जैसा कि सवात मोटरवे का फेज़ 2 जो है उसके लिए मतलब हमने एलोकेशन नहीं, एलोकेशन का तो खैर है लेकिन रिलीज नहीं किया अमाउंट जो है। मैं आपको एक बात बताऊंगा ना तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। कल ही हमने सवात मोटरवे 2 की मीटिंग की है। सूबाई हुकूमत ने जो अपने पैसे हैं 2022 के 100% बैंक में रखे हुए हैं, दिए हुए प्रोजेक्ट को। अच्छा जी। 2022 से स्वात 2 मोटरवे के जो सूबाई हुकूमत का शेयर है 7 अरब 1 और 5 अरब 1, बल्कि उसके अलावा कि कल को उसकी कीमत बनाने में बढ़ ना जाए और जो प्रोजेक्ट के लिए कर्जा ले रहा है वो पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला, ये जो आप कह रहे हैं 5 अरब 1 और 7 अरब, ये लैंड एक्विजिशन के लिए है या लैंड एक्विजिशन के अलावा अलग वो हो चुकी हुई है। ये उसकी तामीर के लिए 2022 से अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा जी। तो अब उसके बाद तो पैसों के ऊपर पैसे तो नहीं दिए जा सकते ना। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने अपने 19 अरब डालने थे, वो अभी तक रकम जो अपनी पूरी नहीं कर सके। सूबाई हुकूमत 100% पैसे दे चुकी है। फिर अब आप आ जाए आपके सूबे का देरीना जो है लिफ्ट केनाल, बिल्कुल उसका मैंने खसूसन वो करना लिफ्ट केनाल। जी जी। सूबाई हुकूमत ने पिछले साल 5 अरब रखे थे, इस साल मेरे ख्याल से 5 या 7 अरब रखे हैं। ठीक है ना, इसमें गलती हो सकती है, 5 या 7। 35% सूबाई हुकूमत ने पैसे खर्च करने हैं, 65% वफाक ने। जी जी। वफाक ने जो है मेरे ख्याल से 40-50 करोड़ पे रखे। अब जब तक वफाक उसके पैसे नहीं देगा तो वो आगे कहानी नहीं चलेगी। सूबाई हुकूमत ने एडवांस में उसमें पैसे रखे हुए, और पैसे मांग लेंगे और दे देंगे। अगर वो कहते हैं हमने 1 साल में खत्म करना है तो हम अपना 35% 1 साल में पूरा कर देंगे। आज हमारी वो पोजीशन नहीं रही। तो इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब फोरम जो है वो कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वो भी हमने लड़ाई करके कराया। तो वो कनाल सिंध वालों का मसला था, उस पर वो करके उन्होंने कहा अगली मीटिंग करेंगे, वफाक बुलाता ही नहीं है। इसके ऊपर तफसीली जवाब लूँगा सर मैं आपसे। अभी उस वक्शवे दे ग्रान कतुन को दे वेलन डिशांदा में बाद दमे नबिया हाजिर हुई। जी गतुन को क्रास्टा की तस्तोई बेरता हर कले जमुन सरानन मेलमदे मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, चश्मा राइट बैंक लिफ्ट कैनाल के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। आप फरमा रहे थे कि 5 to 7 अरब रुपए हमने अपनी तरफ से रखा है। वफाक क्या कह रही है? मतलब इससे या तो ये है कि सूबे को, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सूबे की अपनी ज़रूरियात को छोड़ के हम सरप्लस हमारे पास गंदम वगैरह हुआ करेगा, तो वफाक को मसला क्या है इसके कंप्लीट होने से? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त वफाक की जो है ना पोजीशन अच्छी नहीं है, माली हालात। ठीक है ना।
अब पहले तो एक माली हालात पोजीशन अच्छी नहीं है, और और दूसरा उसके ये बावजूद आप फिर एनएफसी में शेयर अपना ज़्यादा करने का मुतालिबा भी कर रहे हैं हर एक सूबा, तो वफाक तो बेचारा फिर। नहीं, हम तो दूसरे सूबों से मांग रहे हैं, अच्छा जी, हम वफाक से नहीं मांग रहे। ठीक ठीक। ये जो हमें शेयर जो है ना दूसरे सूबों के शेयर से कट के मिल रहा है, तो इस वक्त वफाक पे हाथ हौला रखा है इस चीज़ में हमने। ठीक है ना, ठीक हो गया। आप यूँ कह लें। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने कहा ना माली पोजीशन मुस्तहकम, मैंने कहा मैं इस वर्ड से इज्तनाब बिल्कुल, करूंगा। बिल्कुल। ये बड़े बोलों में भी ये आ जाता है। मुस्तहकम थोड़ा सा मैंने बेटर ऑफ अंग्रेजी में मैंने एक बिल्कुल, वर्ड यूज़ किया था, उसको आप उर्दू या पश्तो में जो भी कह लें बात जी ना। जी जी। देखिए, ये आपका नॉर्दर्न बाईपास भी वफाकी प्रोजेक्ट है, और डॉन अखबार में भी आया कि 2008 से चल रहा है, और अभी भी नामुकम्मल है, और अभी उसके लिए 5.25 अरब रुपए, 5.3 अरब चाहिए ताकि ये मुकम्मल हो जाए। कंप्लीट हो जी। मैंने हमारे पीएनडी डिपार्टमेंट और वजीर आला को सजेस्ट किया कि ये पैसे हम वफाक को कर्जा दे देते, इसको मुकम्मल करा दें। ठीक, तकलीफ इधर है, सहूलत इधर है, मिल एक रहा चीज है। मुकम्मल हो जाए ताकि उसका काम शुरू हो। ये परसों की बात है। आज पीएनडी डिपार्टमेंट ने कहा कि सर, ये जो 5.25 अरब रुपए बोल रहे हैं, ये 5.25 अरब नहीं है, ये 12 अरब तो हमें नजर आ रहा है कि मजीद इसमें चाहिए। अब वफाक ने सिर्फ 50 करोड़ पे इस साल के लिए रखे हुए हैं इस नॉर्दर्न बाईपास के लिए। तो अगर 5 अरब को भी देखें, अगर कम है, तो वो अगर इसी तरह 50-50 करोड़ देते गए तो इंशाल्लाह अगले 10 साल में भी नहीं खुलना इसमें। कल सूबाई हुकूमत, और ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि कोई सूबाई हुकूमत वफाकी प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे सूबे में हो रहा है, पैसा लगा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि आप हमसे ले लो, हम दे देते हैं, और फिर आप हमें अपने हिसाब से दे देना। जी, ठीक है ना। अब हम इस पोजीशन पे, अब हम मजबूर हो गए हैं कि अब इस पोजीशन पे आ गए कि अब हमें वफाक की तरफ से उम्मीदें जो है ना, जिसे कहते हैं, अगर हम उनके पीछे या उनके इंतजार में रहे तो यहाँ पे काम बिगड़ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी हमने ना 1.5 साल में अपनी कमर सीधी की, हमने पुरानी लाइबिलिटीज सेट ऑफ की, जो आपने कहा पुरानी चीज़ें बंद थी आपने खुलवाई। अब हमने जो है अपने आप को लॉन्च किया डेवलपमेंट साइट पे, और दूसरी चीज़ों पे हमने अपने आप को लॉन्च किया। फिर तीसरी चीज़ ये कि आप नहीं भूलें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने जो है मर्ज एरिया की जो जिम्मेदारी है वो भी अपने कंधे पे ली हुई है। सिक्योरिटी तो पूरे मुल्क की ली हुई अपने कंधे पे, पूरी मुल्क को जो है हमने इस वक्त महफूज किया हुआ है। ठीक है ना। अब हम वो देख रहे थे डाटा के 27,000 अमवात हुई हैं हमारे यहाँ पे, और बाकी सूबों में कहीं 200 कहीं 300, ये सारा वो तो हमने पूरे मुल्क का लिया हुआ है। दूसरा ये कि जो वफाक जो मर्ज एरिया को मर्ज नहीं कर रहा, उसका भी एक बहुत बड़ा खर्चा ये सूबे ने अपने सर पे लिया। सिर्फ इस साल 50 अरब रुपए तनख्वाहें, पेंशन और उनके जो नॉन सैलरी एक्सपेंडिचर है, वफाक कम दे रहा है पैसे, 80 अरब दे रहा है, और 130 अरब रुपए हमारा खर्चा है। यानी 50 अरब रुपए हम अपने सूबे यहाँ से दे रहे हैं। सही। तो ये इसके लिए अभी जो एनएफसी का इजलास हुआ था, इसमें इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, तो इससे हम क्या मतलब क्या तवक्को रख लें कि ये मतलब आप जब वहाँ बैठे थे वो माहौल कैसा था? बाकी सूबे भी मान रहे थे कि भाई ये जो मर्जर हमने किया है इसको फाइनेंशियली मर्जर भी हम करें एनएमडीज को। देखिए, 2018 में जब ये हो गया था मर्ज, तो असूली तौर पे तो उसी वक्त हो जाना चाहिए था, और ये भी बात सही है कि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। बिल्कुल। लेकिन जब वो पीटीआई की हुकूमत थी तो वो वफाकी हुकूमत जो पिछली वफाकी हुकूमत दे के गई थी, वहाँ आईएमएफ प्रोग्राम की बातें हो रही थी, सर्कुलर डेट, खसारा, ये वो तमाम चीज़ें। उस दौरान कोविड आ गया। कोविड जैसे ही ख़त्म हुआ तो इन्होंने इजलास बुला लिया था उसका। आखिरी इजलास आपका 2021 में हुआ था। फिर आपको पता है 2022 अप्रैल में हुकूमत चली गई। जी जी। 2022 से लेकर 2025 तक जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक इजलास भी नहीं बुलाया। ये अली अमीन साहब ने वहाँ पे लड़ाई की, जोर दिया, और उसके बाद ये 11वां एनएफसी इजलास बुलाया गया। वो भी अगस्त में पहले कहा था इन्होंने करेंगे, तो वो अगस्त से फ्लड आते आते 4 दिसंबर तक चली गई बात। हम इस इजलास में बैठे थे और हमने बैठते ही बोला कि जी ये अगर तारुफी इजलास है कि जैसे पिछले 10वें एनएफसी में सिर्फ एक दफ़ा इजलास हुआ, 9वें एनएफसी में भी शायद 1 या 2 दफ़ा इजलास हुआ, तो इस तरह नहीं चलेगा। तो हमने यकीन दहानी उनसे ली, उन्होंने कहा कि हर महीने इसका इजलास हुआ करेगा। जी। अब अगली मीटिंग जनवरी की 8 या 15 के दरमियान एनएफसी का इजलास या वर्किंग ग्रुप्स का इजलास? एनएफसी का। अच्छा। वर्किंग ग्रुप उसके दरमियान
8 नोटिफाई हो गए, बिल्कुल, जिसमें 2 की सदारत खैबर पख्तूनख्वा को मिली है। जी जी। एक मर्ज एरिया और दूसरा टैक्स टू जीडीपी का। उसके लिए कल मैंने बाकायदा तौर पे खत लिख दिया हुआ है एनएफसी वालों को, सेक्रेटरीट को, कि हमारी 19 से 23 दिसंबर के दरमियान पहली मीटिंग हमारे मर्ज एरिया की स्पेशली जो है फौरी तौर पे बुलाई जाए, रख लीजिए जी। ताकि हम उसको मीटिंग करके रिकमेंडेशन जो है अगले महीने के इजलास में जमा करा दें। कामयाबी हमारी ये हुई कि एक तो उन्होंने हर महीने इजलास का हमसे वादा कर लिया, दूसरा ये हुआ कि पहले ही इजलास में उन्होंने सारों ने कंसेंसस व्यू कर दिया, किसी सूबे ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। देखिए एनएफसी में कंसेंसस, मेजॉरिटी से कोई चीज बिल्कुल बिल्कुल कंसेंसस होती। चारों सूबे और वफाक ने कह दिया कि जी मर्ज एरिया का शेयर बनता है और इनको मिलना चाहिए। हालांकि पहले सिंध नहीं मानता था, मुराद अली शाह साहब वजीर खजाना थे और उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक्स में कहा था कि ये हम मतलब अपना शेयर नहीं दे सकते, ये 3% डिविजिबल पूल वाला वो जो वो एक एमडीज के लिए था, वो मर्ज एरिया ओवर एंड अबव था। वो हमारा जो इस मर्जर जो फाइनेंशियली उससे ओवर एंड अबव था। अभी कंसेंसस ये हो गया है कि जी ये जो 3.5 सूबों को इस वक्त एनएफसी से पैसे मिल रहे हैं, ये 4 सूबे पूरे मुकम्मल करें, क्योंकि जो फटा है उसके पैसे नहीं मिल रहे। तो अभी इंशाल्लाह ताला अभी मैंने खत लिख दिया है और हमारे इंशाल्लाह वजीर आला को ही इस पहले इजलास की हम कहेंगे सदारत करें और हम इसके जो है जल्द से जल्द सिफारिशात लेके जाएं और ये काम मुकम्मल करें। ये मैं पढ़ रहा था, ये आबादी के लिहाज से आपका मुतालिबा था उसी टाइम के 4% शेयर का मुतालिबा आपने किया। ये 4% आप क्या कह रहे हैं कि मतलब वो तो 82% या 83% तो हम कह रहे हैं कि आबादी के लिहाज से उसकी तकसीम होती है। हमारा जो शेयर है वो 14.62% मिलता है हमें जी एनएफसी से। जी जी। हम अच्छा, वो 19.4, हाँ वो उसको 19.6 या 19.8 ये जो है बढ़ के जब ये मर्ज हो जाएगा तो फिर हमारा उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, आबादी कितनी है, हमारा एरिया कितना है, हमारी गुर्बत कितनी है, वो सारी चीजें उसमें शामिल करके हमारा 14.62 से 19.5% बनना चाहिए। एक टेक्निकल वो जब हम पढ़ रहे होते हैं कहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम लीवी की बात होती है, लीवी ना डिविजिबल पूल में आता है, बल्कि अब तो यहाँ तक बताया जाता है कि कस्टम ड्यूटी को भी वफाक उसमें डालता है लीवी में। तो फिर इससे तो ये टेक्निकल वो नहीं होगा सूबों के साथ? देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि यूँ सूबों को ये लेवी वाली चीज़ पे जो है ऑब्जेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल पे सेल्स टैक्स लगता तो सूबों को मिलते पैसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सूबे भी तो आउट ऑफ डिविजिबल पूल वफाक से ले रही है ना। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो सूबे के लोगों की आबादी को मिलते हैं ना। 22 लाख केपी के लोग हैं, 26 लाख सिंध के हैं, 51 लाख पंजाब के हैं, तो वो वफाक अपने 42.5% से दे रहा है। हायर एजुकेशन असूली तौर पे जो है डिवॉल्व हो जानी चाहिए थी, पहले तो वफाक का कसूर है, उसने अपने पास क्यों रखी हुई थी? बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत सारी रकमें ऐसी भी हैं जो वफाक अदा कर रहा है। अब ये जो बिजली गैस की सब्सिडी है, मैंने तो यहाँ तक उस दिन बात कर दी, मैंने कहा ये जो खाद पे वफाक सब्सिडी दे रहा है, खाद तो सारी पंजाब और सिंध में इस्तेमाल होती है, तो हमें तो पैसे नहीं मिलते, इसका मतलब है जी जी। तो ये क्यों वफाक दे रहा है? सारे सूबे खुद दें उसको, ताकि वफाक के पास फालतू पैसा हो, वो फालतू पैसे की जो है मुनसिफाना तकसीम हो हमारे 14.62% के साथ। मुज़म्मिल साहब, हम अपने सूबे के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मौक़े भी हैं ग्रीन एनर्जी के लिए। ग्रीन एनर्जी में और अभी तक उस दिन में आपका स्टेटमेंट भी मैंने देखा था कि डैम्स के हवाले से आपने एक स्टेटमेंट दिया था, उस हवाले से हमारा क्या तकसीम, यानी ज़ाहिर है हमने तो नेशनल ग्रिड को बिजली देनी है, तो यहाँ पे हम लोन लेके एक मंसूबे को बना रहे हैं, डॉलर्स में पे करके फिर वफाक को हम वो करते हैं, फिर वफाक से वापस हम पता नहीं कितने रुपए का यूनिट हमें मिलता है, तो इससे ये फ़ायदा है कि? देखिए जी, अब सिंपल सी बात है, जो पहले कर गए, मैं आपको पता, मैं अब कभी भी किसी पे इल्ज़ाम तराशी वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ जो उस वक्त के बेस्ट अवेलेबल हालात में वो शायद फैसला उस वक्त के हिसाब से ठीक हो, सही, ठीक है ना। जैसे क्रिकेट मैच में जब भी टॉस होता है, कभी टॉस जीत के आप बैटिंग करते हैं, कभी फील्डिंग करते हैं, तो हर दफ़ा तो आप ठीक है ना, तो वो उस वक्त हालात शायद मौजू होंगे वो फैसला करने के। लेकिन आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर बिजली बनानी है तो खैबर पख्तूनख्वा में देनी है तो बनाएं, वरना ना बनाएं।
नंबर एक, ठीक है ना। नंबर 2, ये क्या मजाक है, कोई हम कारोबार तो नहीं कर रहे ना, हुकूमत में है, तो हुकूमत को बिजली बनाने के काम में आना ही पड़ना ही नहीं चाहिए था, ठीक है ना। अब जो बना दी है तो उसको तो संभालना तो है ना। जी जी। तो ये 1000 मेगा आएगी तकरीबन अगले 4 सालों में। अब उसके लिए वाहिद हल है ट्रांसमिशन लाइन। अब हम ट्रांसमिशन लाइन की तरफ सोच रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की तरफ हमारा फोकस है। नहीं तो वो हम नेशनल ग्रिड को नहीं देंगे, इधर ही मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सोच रहे हैं। तो वही वाली बात है ना, हम उनको दे रहे हैं 10-11 रुपए की, खरीद रहे हैं 50 रुपए में। तो बेहतर है कि ये वो नहीं होगा। नहीं, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये कर सकते हैं। बिजली पैदा की है ना हमने, अपनी मर्जी, हम जिसको दे दें, वफाक को दे दें। और वफाक तो खुद जान छुड़ा रहा है, कह रहा है मेरी तो बिजली नहीं बिक रही, ये भी जो मुआहदे जो आपने किए हैं ये भी वापस कर लो। तो अब वो ये है कि इसका एक ही हल है कि हम वो जो है जो बिजली बना रहे हैं वो यहाँ पे सनत को दें, पूरे पाकिस्तान की सनत को दावत दें कि इधर आओ कारखाना लगाओ। दूसरे सूबे में आप 40 रुपये 45 रुपये की ले रहे हो, हम आपको 20 रुपये की देते हैं। अब उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, ये तमाम एक रीथिंकिंग चाहिए। लेकिन अभी ये फ़िलहाल जो है ये हमें एक बात तय कर लेनी चाहिए कि अब हमें मज़ीद नहीं बनाने चाहिए, और हम उसके पास से ट्रांसमिशन लाइन ले जाएं और अब प्राइवेट सेक्टर को कहें कि अगर उन्होंने कोई डैम बनाना है और वो बिजली जो है बना के इस्तेमाल करना चाहता है वो करें। ये हमारा काम नहीं है, हम क्यों इस कारोबार में पड़ गए। सही। ये ज़ाहिर है रिसोर्सेज की बात आ रही है तो फिर हमारा टूरिज़्म भी है, हमारे सूबे के पास कई एक साइट्स हैं जो कि अभी उन्होंने मतलब डेवलप होना है। और इसी तरह टूरिज़्म के साथ साथ जब हम बात कर लें माइंस एंड मिनरल्स, तो मिनरली तो ये सूबा बहुत बड़ा रिच है। उसके हवाले से हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये सूबा अल्लाह ताला ने इसको इतना नवाजा है, सिर्फ माइंस एंड मिनरल्स नहीं, यहाँ की अल्लाह ताला ने अवाम में बहुत सिफात रखी हैं, बहुत मजबूत। ये वैसे मैंने जब भी देखा है मतलब बाकी सूबों से जो भी यहाँ पे आए हैं, आईजी साहब को आप देख लें तो उसको भी मैंने बड़ा तारीफ करते हुए सुना है कि यहाँ के लोग जो है ना इनके उसके हवाले से देखिए मेहनती हैं। सबसे पहली बात, मेहनती तो पठान कौम से ज़्यादा, मतलब ये तो स्टैब्लिश फैक्ट है ना। हमारे कराची में भी बहुत बड़ी आबादी है, बिल्कुल, ठीक है ना। एक तो ये कि काम से नहीं डरते, तो एक यहाँ की आवाम अल्लाह ताला ने फिर मजबूत भी बनाई है, ताकतवर भी है। शायद पहाड़ी इलाके और खुराक और ये चीज़ें, शायद हम तो ढीले लोग हैं, वेलकम करते हैं जो फिर इखलाक तो अल्लाह ताला ने बहुत ही बेहतरीन दिए यहाँ के लोगों का। फिर दीनदार भी है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने इस सूबे को नवाजी हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो आपने बात की, मादनियात की बात की, जो आपने फॉरेस्ट की बात की, यहाँ पे जो पानी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है बेहतरीन, आपको वो दिया हुआ है। फिर टूरिज़्म, खूबसूरत जगह पहाड़ दिए हुए हैं। तो समझ नहीं आता कि ये सूबा जो है वो क्यों है, गरीब क्यों है। जी जी। वो हमने कभी भी ना कंसोलिडेटेड चीज़ें नहीं की। हमने मिनरल्स एंड माइन जो है ना उसको भी माइक्रो लेवल पे जो आया, इसको एक पहाड़ दे दिया, इसको एक पहाड़ दे दिया, पॉलिसी। हमने कोई बड़े लेवल पे सरमायाकारी को नहीं बुलाया। अब हमारे जो सूबे का जो सबसे बड़ा मसला है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर आपने ऑर्डर कर लिया तो फिर ये जो आप बड़े सरमायाकारों को दावत दे सकते हैं। ये टूरिज्म में आप इन हालात में भी पिछले साल 2 करोड़ 6 लाख लोग खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के लिए आए थे। अब हमें जो है ये हमारी जो साइट्स हैं, कंजेशन आ गया है, स्वात साइट पे, दूसरी साइट पे हमें नई साइट्स देनी है। तो उसके लिए 4 साइट्स पे काम हो रहा था। अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट भी होने वाला हो गया है, बल्कि एग्रीमेंट ठंडियानी वाली साइड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सेकंड ट्रांजैक्शन ये जो है मनकियाल सवात, बल्कि ठंडियानी गलियात उसी साइड पे मेरा ख्याल है कि कोई, मैं तो समझ रहा था या कहीं पर सुना था कि कोई 3 दर्जन तक कोई स्पॉट्स वगैरह मतलब आई हैं, लोगों ने देखी हैं कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। बस वो वहाँ पे मसले ये है ना कि वहाँ पे अगर सबसे पहले आपको सेवरेज का, पार्किंग का ये बंदोबस्त भी करने हैं ना। अभी सीवरेज पे बहुत ज़्यादा फोकस है। अब वो पिछले दिनों बात कर रहे थे कि ये सारी टूरिज्म साइट में जब तक आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं किया तो ये इतनी ज़्यादा बदबूदार हो जाएंगी वहाँ पे ये साइट। अब उस पर भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए सूबे ने, उस पर भी काम शुरू हो गया है। नई साइट्स खोल रहे हैं ताकि इकोलॉजी, लोग कहते हैं अब आज गर्मियों में जाएँ नथिया गली तो स्वेटर पहनना पड़ता था, तो अब टी शर्ट पहन के भी, क्योंकि
गर्म होता जा रहा है। वो लोग ज़्यादा, जैसे जैसे इमारत ज़्यादा बनती हैं तो आपको मतलब एक जो है जैसे कहते हैं ना कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी करनी है चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीज़ों पे अब फोकस हो गया है। बल्कि इसका एक मैं वो दे दूंगा, ये उस दिन एक वर्कशॉप में हमें बताया गया था कि हम कोई 12% हम अपने सीवरेज के ऊपर लगा रहे हैं, बाकी वो जो यानी सैनिटेशन जो हमारा है उसके ऊपर हम लगा रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि मालम जब्बा में एक 5 स्टार होटल है, उसके बारे में भी ये एक रिपोर्ट आई थी कि वो 35,000 लीटर पर आवर उसका डिस्चार्ज है, जो कि गंदे पानी को साफ पानी में मिलाता है। तो ये भी एक मसला है। मुजम्मिल साहब सरबाजमुंगा मरा करवानवी वख्शबिदे विलंडिशांदा में बाद दमे नबिया हाजिरी। जी कतुनको प्रोग्राम क्रास्टाक की तास्तवाई बेरता हर कले मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से बरा सरनास थे। मुजम्मिल असलम साहब, ये पेंशन का आपने जिक्र किया, ये पेंशन पहले आपसे पहले वज़ीर ख़जाना साहब तैमूर सलीम जगड़ा साहब उसको बड़ा बोझ करार देते थे ख़जाने के ऊपर, और इसको हम फिर वफाकी लेवल के ऊपर भी देखे तो भी बोझ है। आप भी इसको बोझ समझते हैं? देखिए, बोझ मैं वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वक्त सूबे में 2.25 लाख पेंशनर हैं और इस साल आपकी पेंशन की जो रकम अदा होगी वो होगी 190 या 195 अरब रुपए सालाना जी, ठीक है। और 7 लाख लोग जो हैं आपके इस वक्त हाजिर नौकरी में, ये 7 लाख भी रिटायर होंगे। बिल्कुल। तो 2 लाख जमा 7 लाख हो गए 9 लाख, एक पॉइंट पे जाके 9 लाख पेंशनर होंगे। और अल्लाह खैर करे अभी 7 लाख हैं तो उस वक्त हाजिर सर्विस में कितने लोग होंगे। तो आया हमारे वसाइल बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बढ़ रहे हैं, मुतहम्मिल हो रहे हैं हम कि नहीं हो रहे। अब देखें ना, इस साल का पेंशन का बजट और तरक्याती बजट बराबर है। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी तरक्यात वो पेंशन और तनख्वाहें बढ़ती रहेगी तो एक ही जगह कट हो सकती है, वो तरक्याती बजट कम से कम होता जाएगा। अब उसको बैलेंस क्रिएट करना है। जब तक तरक्याती बजट नहीं बढ़ेगा तो आप तरक्की नहीं ला सकेंगे, नौकरियां नहीं ला सकेंगे। तो एक तरफ हमारे जो है ना ये 6-7 लाख मुलाजमीन है और एक तरफ 4.5 करोड़ आबादी है। अगर आपका पूरा बजट इनकी तनख्वाहें और पेंशन और ये इन मामलात में चले जाते हैं तो 4.5 करोड़ अवाम जिसके लिए हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो भी देखना है। तो इसको मैं बोझ नहीं कहूँगा, इसको आपको रीबैलेंसिंग करनी है। बहुत आसान है भर्तियां करना, बहुत आसान है। जब भर्तियां होती हैं उसके बाद फिर अपग्रेडेशन के मसले आते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि बस हर महकमा इस वक्त कोर्ट में यही मुलाजमीन जो है अपनी ग्रीवेंस लेके गया हुआ है। जायज़ नाजायज़ एक अलग बात है, मैं उसमें बात नहीं कर रहा। तो ये जो है एक बहुत जिसे कहते हैं हमें इसको वो करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने मेंबर असेंबलीज को समझाना पड़ेगा, क्योंकि उनका एक ही फॉर्मूला है कि जी तुमको नौकरी चाहिए, नौकरी देंगे तो हम इलेक्शन जीतेंगे, ठीक है ना। वो उसमें वो उनको ये नहीं पता लगता कि ये जब सारों की जमा होती है तो वो कितना बड़ा बोझ बन जाता है। फिर मैं बोझ वर्ड आपने यूज़ किया था, मैं इसको बोझ नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं इसको वापस लेता हूँ। मतलब वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाती है। अब उसको कोई देखे, मैनेज करता रहे, वो हमने अनफॉर्चुनेटली नहीं किया था, जिसकी वजह से आज आपका जो डेवलपमेंट बजट है वो बहुत कम। अभी जैसे आपने एक बात बोली कि लोग कह रहे हैं काम नज़र नहीं आ रहा, वो काम इसलिए नज़र नहीं आ रहा, वो पैसे ही इतने नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा लेना कि आज से 10 साल पहले आपका पेंशन बिल था 15-20 अरब रुपए, तरक्याती बजट था 100 अरब रुपए। बिल्कुल। आज आपका तरक्याती बजट, ये भी मैंने ऑल टाइम हाई किया है 195 अरब। पिछले साल आपका पेंशन बजट ज्यादा था, तरक्याती बजट कम था। केयर टेकर की गवर्नमेंट में आपका तरक्याती बजट पेंशन का आधे से भी कम था। सही। तो फिर कहां से तरक्की आएगी? तो अच्छा, दूसरी बात मैं मुलाजमीन को भी ये बात समझाता हूं कि आप लोग अभी आ जाते हो कि हमारी इतनी तनख्वाह बढ़ाएं, हमारे ये अलाउंस बढ़ाएं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं कि आपका इससे गुजारा नहीं होता, महंगाई है वो। लेकिन अगर हमने ये भी चीज़ की और ये भी हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा
कि अभी तो हम तरक्याती अखराजात कम कर कर करके आपको चला रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरा आउट हो जाएगा तो फिर ये फैसला करना होगा इस महीने तनख्वाह देनी है, पेंशन देनी है। पेंशन देनी है। और मेरा ख्याल है कि ये जामियात जो हमारा, हम कह रहे हैं कि ये दिवालिया हो गई है या हो रही है, तो इसका भी यही मसला है, अगर शायद मैं गलत जामियात का तो देखें, वहाँ पर भी पेंशन लोग लेते हैं। जब से यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर बनी है तब से ये पेंशन के ऊपर पेंशन जा रहा है। पेंशन के साथ दूसरा, जामियात ने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई, अपने वसाइल नहीं बढ़ाए। उनकी आप देखें, उनकी अगर कोई प्रॉपर्टियां उन्होंने किराए पे दी हुई हैं, अगर आप मार्केट में आज वो लेने जाएं तो उसका किराया आसमानों पे, लेकिन वो जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है वो चंद 100-700, बिल्कुल ठीक है ना। तो उन्होंने वसाइल नहीं बढ़ाए। हर साल जैसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ती है बढ़ा लेते हैं। दूसरा ये कि आज भी जामियात का बजट जो है वफाक देती है। ये तो जब से उनके पैसे कम होने शुरू हुए, सुबह ग्रांट एंड एड देते हैं इनको। तो इसमें मैं सिंध का पढ़ रहा था, सिंध कोई 36 अरब रुपए देता है, और हमारा ये जिस तरह आपने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ग्रांट्स वगैरह, इसके ऊपर हम चल रहे हैं। ये सर मतलब ठीक नहीं था कि हम भी बजट में एलोकेट करते हैं? नहीं, सब ग्रांट एंड एड दे रहे हैं। हमने इस साल देखें, जब 2 साल पहले हुकूमत आई, केयर टेकर ने 1.5 अरब रुपए ग्रांट एंड एड दी थी। हमने पहले साल उसको बढ़ा के 4.5 अरब दी, और ये जो साल चल रहा है इस साल हमने 10 अरब कर दिया। और हमारा टोटल हायर एजुकेशन का इस साल बजट 50 अरब रुपए, बिल्कुल हायर एजुकेशन का, क्योंकि कॉलेजेस के वफाक से नहीं आते, हम टोटल देते हैं। तो हम 36 नहीं, हम 50 अरब रुपए इस साल हमारा हायर एजुकेशन का बजट है। ये जो है ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट आप देखते हैं, या आप मतलब इसमें अभी जो है इसी साल का वो कह रहे हैं कि कोई 147 अरब रुपए से ज़्यादा एम्बेजलमेंट में से अप्रोप्रिएशन की उसमें वो हुए जिक्र है, और 150 अरब की डेवलपमेंट है टोटल, उसमें 147 अरब। तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की मिसालें आती हैं। कोहिस्तान में आप देख ले, कोहिस्तान में 2 अरब रुपए का वो था और 47 अरब रुपए बीच में से वो निकल आया। अब मैं वो ऑडिटर जनरल का जो फॉर्मूला है मैं ये बताता हूँ। इसी साल इन्होंने 1000 अरब पंजाब का किया बताया था, और वफाकी हुकूमत के जो पूरे पाकिस्तान की GDP उससे भी ज्यादा बता दिया था, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आमदनी से भी ज्यादा बता दिया था। अब होता क्या, मैंने जो समझा मिसाल के तौर पे ये है, ये 1 लाख रुपए की बनती है, ठीक है ना जी। अब इसकी 99,000 की रसीदें आ गई, 1,000 रुपए की रसीद नहीं आई अगर, ठीक, तो ऑडिटर जनरल ये कहेगा कि 1 लाख रुपए की बेज़ाब्ती हो गई। हालांकि इसमें 1,000 रुपए की रसीद नहीं आई है, 99,000 की आई है। हाँ, तो वो टोटल उसका जो है लगा लेगा। तो इसीलिए वो जो 147 और फिर बाद में जाके वो ऑडिट पैरा लगता है जब उसकी वजाहत जाती है। वैसे मुजम्मिल साहब, ये जब फाइनेंस करता है, फर्ज करें IMF हो गया, IMF हमें लोन देता है, तो वो फिर मैनेज करना, रेगुलेट करना भी वो अपना हक समझते हैं। तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये नहीं होना चाहिए, ये इख्तियार इनके पास कि भाई हम रिलीज तो आपको करते हैं, फिर हमारे पास ये इख्तियार भी होना चाहिए कि हम ये गेज कर सकें कि ये कहाँ पर लगा है, मैंने जो पैसा रिलीज किया। देखिए, मैं ये थोड़ा सा ना, ये हमारे स्कोप के बाहर की चीज़ है ये। मिसाल के तौर पे अगर किसी स्कीम में पैसे गए हैं, दिए डेवलपमेंट के, वो PND का काम है उसकी मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट करना। जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को बजट दे दिया है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है इंश्योर करना कि डॉक्टर्स आ रहे हैं अस्पताल में, वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट हो रही है वो ठीक हो रही है, नहीं हो रही। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उन सब का जो वॉच जिसे कहते हैं डॉग है, वो एंटी करप्शन है एक, फिर जो है गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर्स इंस्पेक्शन कमेटी है, ये टीम्स जिसे कहते हैं वो है। हम ये नहीं कर सकते कि हम इधर से किसी को बिजली का बिल के पैसे रिलीज करें, बाद में हम उसको जाके बोलेंगे तुमने बिजली का बिल भरा है कि नहीं भरा। हाँ, जब वो वापस आ जाएगा कि नहीं मेरे पास बिजली के और पैसे दो, तो हम उसको कहते हैं हमने भाईजान आपको ये पैसे दे दिए मैं, अब हम आपको एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, और अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो जस्टिफिकेशन लेकर आए। तो दिन में हमें 10 ऐसी रिक्वेस्ट है, 10 नहीं मैं कहूँगा सैकड़ों में आती हैं, जिनको हम रोजाना रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं ये गलत है आप हमसे। लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल में IMF की रिपोर्ट बड़ी जिसे कहते हैं वाज़ेह है कि पाकिस्तान में प्रोक्योरमेंट के इश्यूज हैं, प्रोक्योरमेंट में बहुत बड़ी गड़बड़ है, सही तरीके से पैसा नहीं लगा रहे। जैसे आपने भी एक सवाल अभी शुरू में किया, ये 300 अरब कैसे हो गए, कहाँ से आ गए। बेसिकली हमने अपनी जो चेक्स हैं उसको मजीद बेहतर किया, हमने अपनी
रिलीजेस को मैनेजमेंट सख्त कर दी कि एक एक चीज़ पे हम सवाल करते हैं। पहले ये होता था लमसम में, अगर किसी ने 100 रुपये डिमांड किए तो हम कहते थे नहीं यार 50 ले लो, 30 ले लो। अब हम 50-30 नहीं, हम कहते हैं अगर 100 की जरूरत है 100 देंगे, लेकिन इसको जस्टिफाई कर दें। ये पेशावर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे वो हमें बताया जा रहा है कि 75% यहाँ का ट्रेड या तिजारत जो है वो लिंक्ड है अफ़गानिस्तान के साथ। केपी हुकूमत में अभी जो तोरखम बंद है, प्रेशर है ताजिरों की जानिब से या यहाँ पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनकी जानिब से? देखिए, दो चीज़ें ना, तोरखम बॉर्डर का जो कंट्रोल है या उसकी जो पॉलिसी है वो वफाक के साथ, वफाक के पास है, बिल्कुल हमारे पास नहीं है। तो सब ताजरों को पता है कि ये इट इज़ फ्रॉम देयर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम जो है अभी पिछले दिनों भी जब अफगानिस्तान की मीटिंग हुई थी, मैं गया था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी, उसमें एक सबसे बड़ा इशू ये था कि अफगानियों की रिपैट्रिएशन की बात। बिल्कुल। तो उसमें हमने एक अपना व्यू लिया और हमने उसमें बात की कि ठीक है ये भी वफाकी पॉलिसी है, हम उसको अपोज नहीं करते, लेकिन कोई एसओपीज होने चाहिए, कोई तरीक़ेकार होने चाहिए। तो कंटिन्यूसली जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट को इसमें अपने मैसेज कन्वे करती रहती है कि आपकी जो है अफगान पॉलिसी जो है, चाहे वो तिजारत की है चाहे खारजा है, वो जो है इसको आप इस तरीके इस पस मंज़र से देखें कि ये पाकिस्तान के लिए इसके जो है मुज़र भी असरात हो सकते हैं और फ़वाइद भी हो सकते हैं। तो हम उसमें कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं उनको। और मेरी अभी आप पिछले हफ्ते की बल्कि कल की परसों की ट्वीट थी, बल्कि जिसमें मैंने आजकल हड़ताल हुई है ट्रांसपोर्टर्स की तरह, उसमें मैंने उसमें साथ इसको भी जोड़ा है कि ये हमें जो पहली बात उसमें मैंने लिखी कि जो हमारी बैरूनी तिजारत हमने रोकी, उधर इंडिया से रुकी हुई है, इधर अफगानिस्तान से अब रोक दी है और अब माशाल्लाह जो है अंदर भी रोक दी है। तो हम उसको उठा रहे हैं, रेस कर रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन आपको पता है कि फैसला साजी इन सारी चीज़ों की कहीं और है। जब तक उनको नहीं ख्याल आएगा तो मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी, ये तमाम चीज़ें जो हैं बढ़ेंगी, तो सारा का सारा प्रेशर उन पर आएगा। हमारा सूबे की क्या जिम्मेदारी है? एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, सफाई, ये तमाम चीज़ें। जी जी। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सड़कें ये वो। अब कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ रही है, सेल्स टैक्स क्या हो रहा है, इनकम टैक्स, वो सारा वो उनका मसला है। जी ग्रानो कतुन को क्रॉसटॉक की वक्शवे एवलन शानदा में बाद में ना हाजिर हो जी कतुन को प्रोग्राम क्रॉसटॉक की तास्तोई बेरतहर कले मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम से रासरानास थे। मुजम्मिल साहब, एक तो सूबे के कर्जे के हवाले से ये आपके प्यारे अपोजिशन वाले अक्सर हमें कह रहे हैं, कोई 1000 अरब का बता रहे हैं, कोई थोड़ा सा और भी वो डाल के 1500 अरब तक चला जाता है। एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा के ज़िम्मे कितना कर्जा है, कितना वापस किया है, कितने मार्कअप के साथ? आपको मैं इसका आसान हल दे देता हूँ। ना मेरी बात पे यकीन करें, ना अपोजिशन की बात पे यकीन करें। हमारी आप वेबसाइट पे जाएंगे, हमारा हर 6 माह बाद डेट बुलेटिन छपता है। वेबसाइट का तो वो अपोजिशन वाले कह रहे हैं वो तो यही अपडेट कर रहे होते हुकूमती वक्त जो है। नहीं, अगर हम उसमें अपडेट कर रहे हैं, उसमें अगर गलती है तो बता दें, ठीक हो गया। ठीक है ना, ये क्या बात हुई कि या तो वो कोई दस्तावेजात ला दे ना, हमारा तो दस्तावेजात लगा होता है ना। जी जी, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से 775 अरब रुपए सूबे का कर्जा है। जी जी, ठीक हो गया। 775 अरब रुपए आपका सूबे का कर्जा है। और जो आपका जिसे कहते हैं कि जो कर्ज की अदायगी आप करते हैं वो सालाना 50 से 55 अरब रुपए करते हैं। 50 से 55, ठीक है जी। ठीक। आपका बजट है 2000 अरब रुपए का। बिल्कुल। अगर आप उस तखमीने से देखें तो आप तकरीबन जो है आपकी डेट सर्विसिंग अगेंस्ट जो टोटल बजट 9 होने के बराबर है। दूसरी तरफ आप फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आ जाए, ठीक है ना। फेडरल गवर्नमेंट का इस वक्त कर्जा है 80,000 अरब। 80,000 अरब। वो साल का 8,000 अरब कर्जा लेती है, 8,000। और आपके सूबे ने 78 सालों में 775 अरब रुपया, नंबर 1। और ये 775 भी ना होता, ये 350-400 होता। ये 2019-20 और जो 2022-23 में जो डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से आपका कर्जा डबल हो गया।
यानी कि जो आपने कर्जा डॉलर में लिया था वो डॉलर में कर्जा उतना ही है, लेकिन डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसकी वजह से आपका कर्जा इन्फ्लेट हो गया। एक तो आपका कर्जा मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं। तीसरा, फिर भी हमने एक और काम किया, ये जो हमने बचत की, हमने कहा इसको जाया ना हो जाइए, हमने एक अकाउंट बनाया, उसका नाम था डेट मैनेजमेंट अकाउंट। यानी कि ये जो मुस्तकबिल में हमने जो कर्ज जो उतारना है उसके लिए पैसे अभी से ही हमने अलग कर लिए। ये जो 300 अरब रुपए है उसका मेजॉरिटी पैसा उस फंड में पड़ा हुआ है। ठीक। तो हमने जो है 250 से 300 अरब रुपए जो हमारा मुस्तकबिल में कर्जे में इस्तेमाल होना है उसको पहले से हमने अलग कर लिया। ठीक ठीक ठीक, रिजर्व किया, रिजर्व कर लिया। अब ये किसी इमरजेंसी में भी यूज हो सकता है, खुदा ना खास्ता, ताकि हमें कर्ज ना लेना पड़े। तो ये हमारी जो है ये कामयाबी थी, और ये पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने अपना डेट मैनेजमेंट अकाउंट बनाया। ठीक ठीक। तो ये है सूरत। मुज़म्मिल साहब, ऐसा ना कि मतलब आप पीटीआई ही के वज़ीर ख़जाना है, एक माशी उमूर के माहिर के तौर पर मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मरकज़ में जो हुकूमत होती है, पीपल्स पार्टी की, PMLN की, अब पीटीआई की भी बारी आई है, उसमें मतलब अगर किसी उसके में ग्रोथ आई है तो किसकी हुकूमत में आई है? देखिए, मैं तो जो डाटा छापती है हुकूमत पाकिस्तान उसी की बात करता हूँ ना, मैं बात ही नहीं करता। तो वो 2021 में 5.8% जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, 2022 में 6.2%, ये आखिरी 2 साल थे पीटीआई के। 2023 में 6.2% से मनफी 0.5% होगी। 2024 में जो है 2.67% और 2025 में 2.67%। तो आप ये खुद देख लें कि इनके 4 साल और हमारे आखिरी के 2 साल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर एक बात बोलूंगा जी कि इस तरीके से जो देखेगा वो गलती करता है। अब वो हमेशा मैं मिसाल देता हूं कि कभी कभार एक पिच में आप 150 रन बनाते हैं और उसमें आप मैच जीत जाते हैं, और कभी कभार एक पिच में आप 350 रन बना के भी हार जाते हैं। ठीक है ना। तो इसको मैं मईशत में इस तरह से आपको बताऊंगा कि कोविड के दौर में जी सबकी पूरी दुनिया की मनफी ग्रोथ थी। अब उसमें किसकी सबसे कम मनफी ग्रोथ थी? वो जो है राजा था, वो बिल्कुल बादशाह था। ठीक ठीक ठीक। तो कोविड के दौर में पूरी दुनिया में उस साल इंडिया की मनफी 7 या 8% ग्रोथ थी, और इमरान खान का दौर था और उसमें जो है पाकिस्तान की मनफी 0.9% थी। ठीक है ना। आज अगर नून लीग के इमरान खान के दौर में 0.9% ग्रोथ थी, वो भाई वो कोविड था, पूरा मुल्क बंद था। अब आप ये देखें कि जो इंडिया आपसे हर साल आपकी 2.5-3% आती है, इंडिया की 7% ग्रोथ आती है। उस मुल्क की 7% मनफी हुई और आपने 0., आपने कितना बड़ा कारनामा मारा है। अब देखने का या अंदाजे बयां का फर्क है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, वो अली अमीन खान जब थे तो भी वो बड़े दरियादिल वज़ीर आला थे, मौजूदा वज़ीर आला उससे भी मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दरियादिल साबित हो रहे हैं। वो कहते हैं एक अस्पताल तो वो कहता है 10 और बनाऊंगा, तो वज़ीर ख़जाना तो यहाँ पर बैठ के वो कहेगा कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह होता है कि नहीं? देखिए, हमारा तो काम होता है कि हम जो है ना चीज़ों को जो है रोकें, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी लीडरशिप होती है ना, उसका एक विजन होता है, उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं, उसको उसके जहन में पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है। हम इधर बैठ के ना अपने मतलब आपको सस्टेनेबल की बात कर रहे होते हैं कि यार किस तरह सस्टेनेबल करनी है चीज़ें। तो लाजमी सी बात है कि जब उनके ऐलान होता है तो उसके बाद फिर हम उसकी तैयारी करते हैं फिर कि यार अब ये कर दिए तो हमें पूरा तो करना है। ठीक है, उसके लिए वसाइल क्रिएट करते हैं, ये तमाम चीज़ें करते हैं। लेकिन वो जो ऐलानात कर रहे हैं ना, अब बात यह है कि रियलिटी है ना कि आपके मुल्क में आपके सूबे में बेड्स ज़्यादा चाहिए, ICU में बेड ज़्यादा चाहिए, अस्पताल कम है, स्कूल कम है। आउट ऑफ कहते हैं कि आज जितने वफाक कहती है कि 50 लाख बच्चा KP का आउट ऑफ स्कूल है, सूबा कहते हैं 50 नहीं 26-27 लाख है। 26-27 लाख बच्चों के लिए भी स्कूल अगर बनाया जाए तो, और अगर 100 बच्चों का एक स्कूल हो या 150 बच्चों का, तो पता नहीं कितने, कोई 40-50 हज़ार स्कूल चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अब 50,000 स्कूल बनाने के लिए कम से कम अगर एक स्कूल जो है 1 करोड़ रुपए का है तो पता नहीं 500 अरब रुपए चाहिए।
तो कहने का मतलब ये कि अब इसके आपने हल निकालने हैं। ये 78 साल की कमी बेशी जो है आप एक साथ पूरी नहीं कर सकते। अब ये हमारी कमजोरी है कि हमने इस मुल्क को बहुत बुरे तरीके से चलाया। अब मैं आजकल अक्सर लोगों को कहता हूं कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सारे सूबों में अलग अलग पार्टियों की हुकूमत है। पंजाब में नून की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, इधर केपी में हमारी है। बल्कि केपी के लोग समझ रहे हैं कि जब मरकज में हमारी हुकूमत थी और सूबे में वो एक ही इत्तेफाक हुआ था, तो उसी टाइम फिर जो हमने जिनको वोट दिया था वो मरकज का सोच रहे थे, फिर मुल्क का सोच रहे थे। उस वक्त आप थोड़ा सा फिर जो है ना ज्यादती कर रहे हैं। जब मरकज में हुकूमत थी ना, तो उसके 3 सूबों में हुकूमत थी, पंजाब में भी थी, केपी में भी थी। तो वो जो है ये तीनों सूबे अपना समझ रहे थे राइट के हमें लेना। तो अब तो हम मुलजिम इस वजह से हैं, वो कह रहे हैं ये पीटीआई का गढ़ है सूबा, तो इसलिए नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, वफाकी हुकूमत में जब वफाक में जो हुकूमत बैठती है ना, वो फिर वहां से उसी एंगल से सोचती है। वो फिर वफाकी हो जाती है, वो पराई हो जाती है। ठीक है ना। वो जैसे आप एक दफा शादी कर दें बेटी की, तो जिस घर की शादी हो जो, तो वफाकी हुकूमत में मैं आपको एक रवैया बता दूं कि जिसकी भी हुकूमत हो और जिस सूबे में हो, वो सूबा और उसमें आपस में वो मतलब एक दूसरे को वो कहते हैं नहीं तुम्हारा ये नहीं काम कर सकते, क्योंकि वो एक अपनी एंटिटी बन जाती है। तो ये जो है, अगर आज एक मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 में। मैं कराची से हूँ, एक सड़क नहीं बना सके वो वहाँ पे, और पंजाब में उन्होंने सड़कें बनाई थी। ठीक है ना। तो ये अभी जो है आजकल वफाकी हुकूमत जो नून लीग की है, वो ठीक है, थोड़ा सा उनका टिल्ट होता है पंजाब की तरफ, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो है टसल चलती है। तो ये एक टसल रहती है सूबा वर्सेस वफाक ऑन एक्सपेंडिचर साइड। सही सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जमील असलम साहब। ग्रानू कतुन को यानी फाइनेंस चिदी दा सुबह ज़ाहिर खबर अदा को हर सुमर मुंगा बिया डेर दावियों को या डेर ऐलानात वशी हो ग्राउंड रियलिटी हाँ सीवी कम चिप जब की तो गोरे यार जमा सर मादा जब एफोर्ट की हो कने एफोर्ट की अल्लाह दियो की मुजम्मिल असलम से ची संग खबर कई चीज़ शांति रवान तरजीहात चिकम दी नो पहागे बांधे हम जमुंगा सूबाई हुकूमत चिदे हगा पुरोखी जी क्रस्टाक हम तुम रो इजाज़त दर नगवाड़ू द खुदा पामान।